जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे हम चाइना ने किस तरह से दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है और वो कैसे बढ़ाया। इसने करीबन 2 ट्रिलियन का इसने 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को इसने ग्लोबल लैंडिंग की है, मतलब लोगों को लोन दिया इसने। यहाँ पे लोग का मतलब कंट्रीज होगी। और कितनी कंट्रीज को 2 ट्रिलियन का लोन दिया है? करीबन 179 कंट्रीज। 179 कंट्रीज को चाइना ने लोन दिए हैं बहुत सारे। ठीक है, अगर चाइना लोन देगा, ठीक है, तो क्या वो कंट्री कभी भी इसके खिलाफ जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसने कितनों को लोन दिया है? क्या यूएसए को भी लोन दिया है? क्या बिल्कुल दिया है। क्या इंडिया को लोन दिया है? बिल्कुल दिया है। जैसे चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज़ को लोन दिया है, टोटल 179 कंट्रीज़ को। हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें बेल्ट एंड रोड, इसकी स्ट्रेटजी वगैरह समझेंगे और समझेंगे हम इसका लैंडिंग ट्रेंड्स। मतलब कि पहले चाइना है ना, ग्रांट भी दिया करता था। ग्रांट मतलब कि फ्री फोकट में पैसा देता था, कोई भी नहीं चुकाना। किसी जैसे कि अफ्रीका की कोई छोटी सी कंट्री, उसको ग्रांट दे दिया कि भाई कि ये पैसा लो, इससे तुम्हारा रोड वगैरह बनाओ। तो सोच के बता कि वो छोटी सी कंट्री क्या वापस चुका पाएगी? नहीं चुका पाएगी ना, इसलिए वो ग्रांट देता है, फ्री पॉकेट में देता है। लेकिन वो छोटी सी कंट्री ना अफ्रीका की, वो चाइना के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाती है। क्यों? उस अफ्रीका के नेशन के जो लोग बाग हैं ना, वो कहेंगे यार कि चाइना ने हमारे यहाँ पे रोड बना दिया, लाइटें लिया है, ये तो ये तो हमारा माई बाप है। मतलब कि इसका इन्फ्लुएंस इस तरह से बढ़ता है। और कई जगह पे इसने लोन भी दिए। पहले हाई इंटरेस्ट लेता था, अभी लो इंटरेस्ट लेता है। हम सबको ट्रेंड समझेंगे कि इसका लैंडिंग ट्रेंड किस तरह रहा है। हमें देखेंगे कि जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। मतलब चाइना ने जो ये लोन दिए ना, उससे किस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, वो समझेंगे हम इसको। जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन मतलब ये होता है। पर हम समझते हैं ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या बीमारी है थोड़ा सा। चाइना चाहता था कि ये 2013 में लॉन्च हुई थी प्रॉपर वे में। ठीक है, दुनिया में चाइना ने दुनिया के सामने ये BRI रखा सामने, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रखा। इसका क्या मतलब होता है? ये कनेक्ट करना चाहता था चाइना, एशिया को ये अफ्रीका से कनेक्ट करना चाहता है, अफ्रीका को ये यूरोप से, और यूरोप को ये एशिया से। मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कनेक्ट कैसे होंगे ये देखो। अगर चाइना को सॉरी चाइना को अगर यूरोप जाना है ना, इसको कनेक्ट करना है चाइना से यूरोप तक, तो ये पाकिस्तान को कुछ पैसा देगा। क्यों? पाकिस्तान बीच में पड़ेगा इसके, तो पाकिस्तान में रोड बनवाएगा। फिर अफगानिस्तान भी आएगा तो अफगानिस्तान में भी पैसा देगा, वहाँ पे भी रोड बनवाएगा। फिर सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज आएगा तो उनको भी पैसा देगा, उनके भी रोड बनाएगा, बाद में आके यूरोप पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो अब सोच के देखो, अगर तो ये तरीका है चाइना यूरोप को ये एशिया से कनेक्ट करना चाहता था। ठीक है ना, और इस तरह से अफ्रीका भी कनेक्ट करना चाहता था। बस समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया सर। जैसे कि पाकिस्तान आएगा, फिर ईरान आ जाएगा, फिर यहाँ से सऊदी अरब होते हुए पूरा का पूरा इजिप्ट होते हुए ये अफ्रीका को भी कनेक्ट कर देगा। इस तरह से इनका पूरा प्लान था। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। अब सोच के देखो, अगर चाइना ने ना पाकिस्तान में रोड बनवाया, तो क्या सिर्फ ये रोड ही बनवाएगा? नहीं, ये रोड के साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी लेके आएगा, लाइटें भी लेके आएगा। क्यों? रोड बनाने का काम रात में भी तो चलेगा ना, तो ये लाइट भी बनाएगा वहाँ पे। अच्छा, रोड बनेगा तो वहाँ डंपर भी चलेंगे, तो उनके लिए पेट्रोल पंप की जरूरत होगी, तो ये पेट्रोल पंप में बनवाएगा। मतलब कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, सोच के बताओ कि पाकिस्तान के वहाँ पे लाइटें आ गई, पाकिस्तान का पेट्रोल पंप आ गए नए नए, पाकिस्तान के यहाँ पे रोड बन गए, तो क्या पाकिस्तान कभी भी चाइना को लाल आंख दिखाएगा? कि कभी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना, चाइना BRI से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इन तीनों को कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन इसका मेन चक्कर क्या था? BRI का मतलब होता है, बी का मतलब बिल्ड रोड, रोड बनाना। BRI होता है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको तो इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन हम किस तरह पढ़ेंगे? बी का मतलब होता है बिल्डिंग रोड। रोड बनाएगा चाइना, रूल करेगा पेमेंट को, रूल करेगा पेमेंट को। मतलब कि अब जैसे कि चाइना ने यूरोप को कनेक्ट कर दिया, तो क्या सिर्फ चाइना का माल ही यूरोप जाएगा? क्या नहीं, पाकिस्तान भी तो अपना माल को यूरोप भेज सकता है रोड के द्वारा, बिल्कुल भेज सकता है। तो जब यूरोप वाला इसको पेमेंट करेगा, तब चाइना क्या कहेगा? भाई कि मेरे को कमीशन दो 2% का। क्यों? मैंने रोड बनाया। तो ये रूल करेगा पेमेंट को, समझ में आया? बाई कमीशनिंग। ठीक है, और इन्फ्लुएंस करेगा पूरी जियोपॉलिटिक्स को। इन्फ्लुएंस करेगा जियोपॉलिटिक्स को। इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? अच्छा, पाकिस्तान के वहाँ रोड सब कुछ बन रहा है, तो पाकिस्तान कभी भी लाल आंख दिखाएगा? क्या नहीं दिखाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझ में आ गया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया सर। हम इस आर्टिकल को समझते हैं यहाँ पे कि चाइना की ग्लोबल लैंडिंग वगैरह देखते हैं। 2000 से 2023 तक इसने क्या किया? करीबन यहाँ पे 2 ट्रिलियन प्लस की लैंडिंग की है। ठीक है, और 179 कंट्रीज़ को, मतलब कि चाइना ने 2 ट्रिलियन US डॉलर 179 कंट्रीज़ को ऐसे लोन दिया है। ठीक है, लैंडिंग किस तरह की? इसने या तो लोन दिया है या फिर ग्रांट दिया है। ग्रांट मतलब फ्री फोकट में, वो अफ्रीका वाले देशों को। ठीक है, मोस्टली कैसे कराता है ये लोन वगैरह? कैसे देता है? स्टेट बैंक से या फिर कंपनीज के थ्रू। स्टेट बैंक से मतलब जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट बैंक है। तो वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ चाइना भी तो होती होगी ना, सोच के देखो। बिल्कुल होती है चाइना में भी। तो ये चाइना का ये ये स्टेट बैंक ऑफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को लोन दिलवाता था कि आप वहाँ पे रोड वगैरह बनवाने के लिए सारा का सारा पैसा मिलता था। ये समझ में आ गया ना? अच्छा, पाकिस्तान में रोड कौन बनाते? क्या पाकिस्तानी इंजीनियर बनाते? क्या नहीं, चाइना कहता था कि पाकिस्तानी इंजीनियर इतने कैपेबल नहीं है, हम अपने इंजीनियर्स को भेजेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आगे जी आगे।
और कंपनीज के थ्रू किस तरह से ये लैंडिंग लोन दिलवाता था, जैसे कि टिकटॉक है, ये पाकिस्तानी कंपनी है, ये क्या करेगा, यूएसए के अंदर में छोटी छोटी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, उसमें पैसा डालेगा, अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाएगा। मतलब कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होंगे ना, उनमें भी ये अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, या तो स्टेट बैंक से करेगा या फिर कंपनीज के द्वारा करेगा चाइना, ठीक है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब गरीब कंट्री को ही पैसे देता था चाइना, लेकिन अब इसने क्या किया कि हाई इनकम कंट्रीज जैसे कि यूरोप हो गया है, यूएसए हो गया है, इन कंट्रीज को भी कमर्शियल लोन देने लगा है, ठीक है। कमर्शियल लोन मतलब कि वहाँ पे कंपनीज वगैरह को लोन देने लगा है। एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान को तो ये रोड बनाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए लोन देगा, लेकिन यूएसए को किस तरह से पैसे देने का, यूएसए के कंपनीज के लिए कमर्शियल फंडिंग देगा। जैसे कि अमेजन को पैसे चाहिए तो हाँ, चाइना कहेगा कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ चाइना से आप आराम से लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। इस तरह से क्या होगा, जो अमेजन कंपनी है ना, इसकी थोड़ी बहुत लॉयल्टी आएगी चाइना की तरफ। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल आगे। जबकि अमेजन कंपनी कहा कि यूएसए की, लेकिन ये अपनी लॉयल्टी को खरीदता है। इस तरह से बात समझ में आ गया सर? मेजर बेनिफिशियरी कौन है, किन किन को पैसा मिला यहाँ पे? यूएसए को करीबन $200 बिलियन का इसने लोन दिया है। अब सोच के देखो, यूएसए ने लोन ले रखा है चाइना से, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह का लोन है, यहाँ पे 2,500 करीबन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। कमर्शियल प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कि यूएसए में कोई नया स्टार्टअप बनने वाला है, ठीक है ना, तो यूएसए वाला जो स्टार्टअप नया बनने वाला है ना, ये पहले जाएगा कि यूएसए के बैंक की तरफ जाएगा, तो यूएसए का बैंक कहेगा हम 10% का इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन वहाँ पे चाइना का बैंक भी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ चाइना। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यूएसए में ब्रांच है? बिल्कुल है। वैसे स्टेट बैंक ऑफ चाइना भी होगी, तो स्टेट बैंक ऑफ चाइना कहेगा भाई वो अगर 10% ले रहा है तो हम आपको 8% ही लेगी। तो इस तरह से कमर्शियल लोन वगैरह देता है, ठीक है। रशिया में करीबन $172 बिलियन का दिया है। ऑस्ट्रेलिया में करीबन 130 बिलियन का यहाँ पर की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी वगैरह होता है, इस तरह का लोन दिया है इन्होंने। यहाँ पे भी कमर्शियल और डेवलपमेंट लोन दिया है ऑस्ट्रेलिया को। यूरोपियन यूनियन ने करीबन $160 बिलियन का दिया है, इसमें 1800 प्रोजेक्ट हैं और वो सारे के सारे कमर्शियल वगैरह है, ठीक है। इंडिया को करीबन $11 बिलियन का दिया है, जो एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह इन चीज़ों के अंदर काम आता है। मतलब इंडिया ने भी इसे लोन लिया। कहने का मतलब चाहे डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, ये दोनों को ही लोन वगैरह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है चाइना अपना, ठीक है। हाई इनकम कंट्रीज़ को ये करीबन इसने 1 ट्रिलियन का लोन दिया है, जो कि 20% है टोटल लैंडिंग का, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है। एग्जाम्पल, इंडिया में एनर्जी प्लांट बनाना है तो हमने चाइना से लोन भी लिया है, और पाकिस्तान में अगर पोर्ट बनाना है तो वो लोन कैसे देगा? बीआरआई में देगा। नाम अलग अलग है, लेकिन काम ये है कि क्या, इन्फ्लुएंस बढ़ाना, चाइना को अपना प्रेशर बनाना है सब पे, ठीक है। यूएसए की कंपनी में कमर्शियल लोन दिया। 3 तरह के लोन है, या तो नॉर्मल लोन दिया इंडिया को, यहाँ पे पाकिस्तान में बीआरआई मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के नाम पे लोन दिया है, और यूएसए में लोन दे रहा है, उसको कमर्शियल लोन कह रहा है, ठीक है। नाम अलग है पर काम एक ही है कि हाँ, हमारा दबदबा होना चाहिए पूरी दुनिया में। ये चाइना का मतलब है। लैंडिंग नेचर देखते हैं कि किस तरह की लोन देता है ये। पहले क्या देता था कि पहले डेवलपमेंट रेट देता था। चाइना पहले क्या करता था? हेल्प करता था, फ्री पकड़ के पैसे देता था, जैसे कि रोड बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, इनके लिए, और ये लो इनकम कंट्रीज को देता था। लेकिन 2013 के बाद क्या हुआ? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, जिसने ये एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब में ये लोन देने लगा। शिफ्ट कैसे हुआ? यहाँ पे बीआरआई में कितना शेयर है, जैसे कि इसने टोटल अगर 100 रुपीज़ दिया, उनमें से 75% की लैंडिंग जो है वो बीआरआई के अंदर ही है। और यूएसए में जितना भी लोन दिया है इसने, यूएसए में जितना कुछ लोन इसने अलग अलग तरह से दिया होगा, और यूएसए में टोटल जितना भी लोन है उसमें से 75% कमर्शियल है और 7% डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे कि वहाँ पे रोड वगैरह बन रहे होंगे, या फिर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, उन सब के लिए होगा। कोई न्यूक्लियर प्लांट बन रहा होगा, उसमें पैसा दिया होगा। बात समझ में आ गई? चाइना का ओडीए कमिटमेंट था, मतलब कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, एक तरह का ग्रांट था, ये फ्री फोकट का लोन था, उसको ये ओडीए बोलता है, ठीक है ना। ओडीए कमिटमेंट था इसका करीबन $6 बिलियन का, जो घटा के इसने $2 बिलियन कर दिया, ठीक है। मतलब अपने ग्रांट को कम कर रहा है, फ्री फोकट के पैसे को कम कर रहा है, और लोन की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, ताकि इसका दबदबा बन सके, ठीक है। एग्जाम्पल, अफ्रीका में रोड बना के मदद की, अब यूरोप में कंपनीज के लिए कमर्शियल लोन दे रहा है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरह से लोन देता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। ये स्टेट ऑन कंपनीज डोमिनेट कर दी। करीब 95% का लोन किसने दिया है यहाँ पे? स्टेट ओन कंपनी से दिया। जैसे कि वहाँ पर एक कंपनी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, जो कि है ना पेट्रोलियम की है। जैसे यहाँ पे आईओसीएल है ना, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनियाँ। वैसे ही वहाँ पर भी एक कंपनी है, मेरे को नाम एग्जैक्टली मैं इसका मिस कर रहा हूँ, तो चाइना की वो ऑयल कंपनी, भाई COL बोल देते हैं, चाइना ऑयल लिमिटेड वगैरह, ठीक है ना। ये क्या, जैसे कि ये कंपनी है ना, स्टेट की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ये लोन दे रही है।
ये लोन कैसे देती है? जैसे कि यूएसए में कोई कंपनी है, ठीक है ना, ये भी पेट्रोलियम के अंदर ही है और ये पेट्रोलियम वाली कंपनी है और ये पहले जाना चाह रही है, ये पहले यूएसए की बैंक में जाएगी पैसा लेने के लिए, तो करीबन यहाँ पे वो कहेगा 10% का इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन ये जो COL है ना, चाइना ऑयल लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी होने के बाद भी ये छोटे छोटे स्टार्टअप को लोन देने को तैयार है। क्यों देगी? अगर ये छोटे स्टार्टअप वापस लोन को चुका नहीं पाएंगे ना, तो ये कॉल क्या कहेगा कि ठीक है तुम पैसे नहीं चुकाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इक्विटी मुझे दे दो, मतलब कि तुम्हारा शेयर्स मुझे दे दो ताकि कंपनी मेरी हो जाए। ये इसका प्लान है, ठीक है। शेल कंपनी के द्वारा बैंक सिंडिकेट से ये लोन को घुमा रहा है। शेल कंपनी मतलब कि जैसे केमन आइलैंड में क्या करता है, चाइना वाला केमन आइलैंड में अपनी कंपनी बना देता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, इस कंपनी से ये यूएसए के अंदर में इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है ताकि चाइना खुद फेस पे ना आए, केमन आइलैंड है वो फेस पे आ जाए, ठीक है। मतलब शेल कंपनी मैंने फ्री फोकट की कंपनी बना करके ये यूएसए में इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ा रहा है। और क्या करता है, बैंक सिंडिकेट मतलब कि भाई 4 बैंक एक साथ मिल गए और चारों बैंक ने यूएसए के अंदर में कमर्शियल लोन दिया, इस तरह से काम करता है। और 80% जो ओवरसीज मर्जर है वो अप्रूवल मिल जाता है, मतलब कि जो कंपनियाँ को कमर्शियल लोन मिला था, ठीक है ना, और वो कमर्शियल लोन जैसे कि चाइना ने कमर्शियल लोन दिया और ये अगर इसको अभी नहीं चुका पाए ना, तो 80% ये मर्जर एक्विजिशन हो जाता है। मतलब कि 80% उन कंपनियों को चाइना खरीद ही लेता है लास्ट में, क्योंकि लोन नहीं चुका पा रहा है तो चाइना कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोन नहीं चुका पाए तो आपके शेयर्स मेरे को दे दो। जैसे शेयर चाइना के पास में है तो वो कंपनी चाइना की हो जाती है। इस तरह से चाइना काम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, चाइनीज़ कंपनी ऑफ शोर रूट से, ऑफ शोर रूट मतलब टैक्स हेवन से, टैक्स हेवन मतलब कि जैसे केमन आइलैंड जहाँ पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, वहाँ पे कंपनी बनाता है और यूरोपियन यूनियन की कंपनी को खरीद लेता है। पहले लोन देगा और कंपनी वापस लोन नहीं दे पाएगी तो उसको खरीद लेगा, बाई कर लेगा, ठीक है भाई। इससे क्या होता है, अप्रूवल ईजी हो जाता है और स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म वगैरह में खेल पाता है, ठीक है। पॉलिसी का इम्प्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे। इससे चाइना क्या हो रहा है, एक ग्लोबल मेजर ग्लोबल ये क्रेडिटर बनना है, मतलब कि लोगों को लोन देने वाला बन रहा है और डेट कलेक्टर बनना है, सबसे ब्याज वसूलता है ये। सही बात है, दुनिया में सबसे बड़ा लोन यही दे रहा है, देखा जाए तो इसने यूएसए तक को लोन दिया हुआ है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, पहले कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक लोन देता है ये। पहले तो ये सिर्फ 8 दे रहा था, पहले ग्रांट देता था, लेकिन हमने देखा कि 6 बिलियन से इसने 2 बिलियन तक ग्रांट को कर दिया, कम कर दिया इसने अपना ODA वाला, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट इसको बोलता है ये। और अब क्या कर दिया इसने, कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक वगैरह लोन देने लगा है, ठीक है। रेसिपेंट कंट्री जो कि लोन लेती है वो कंट्री क्या करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर करती है और डेवलपमेंट वगैरह, सॉरी उनको इन्वेस्टमेंट वगैरह मिलता है तो उनको भी मजा आता है, वो भी आराम से लोन लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो डेट डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उन पर। भाई जैसे कि श्रीलंका है ना, उसने अपना हम्बन टोटा बोर्ड पूरा का पूरा चाइना को दे दिया। क्यों? चाइना ने इसको लोन दिया था श्रीलंका को और ये श्रीलंका चुका नहीं पाया तो इसने कहा कि, जो चाइना ने कहा कि तू अगर अपना लोन नहीं चुका पाता तो हम्बन टोटा पोर्ट मुझे दे दे, तो इन्होंने दे दिया लास्ट में। इस तरह से इनका डेट डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और जियो पॉलिटिकल लेवरेज हो रहा है। हाँ, हर जगह अपना प्रेशर बना रहा ही है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक, इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा है चाइना का। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में अगर डेट देता है तो पॉलिटिकल प्रेशर ही बना सकता है चाइना, चाहे जो गवर्नमेंट को लेके आ सकता है, चाहे जो गवर्नमेंट को बिगाड़ सकता है ये। और क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है चाइना पाकिस्तान के। यूएसए में कमर्शियल लोन दे रहा है तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है बिजनेस डिसीजन को। सही बात है। जैसे कि अगर इसने अमेजन को और अल्फ़ाबेट को, गूगल वाली कंपनी को, इंस्टाग्राम, इन सबको लोन दे रखे बड़े-बड़े, ठीक है ना? तो इनको ये प्रेशराइज़ कर सकता है कि हाँ, आप मेरी तरह से काम कीजिए। चाइना को वहाँ पे बेटर बताइए अपने एड्स वगैरह के अंदर में। तो मतलब एडवर्टाइज़ वगैरह में काफ़ी अच्छा दिखाइए अपने चाइना को। तो अमेज़न वगैरह, इंस्टाग्राम इस तरह से काम कर सकती है, ठीक है? ये इन्फ्लुएंस कर सकती है बिज़नेस डिसीजन को। टेक अवे देखते हैं हमने क्या सीखा यहाँ पे। चाइना ने $2 ट्रिलियन को लैंड किया है करीबन 180 कंट्रीज़ को। ये सिर्फ एड नहीं है, पहले ये ग्रांट देता, सिर्फ ग्रांट नहीं है, ये कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी है, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब कि एक तरह का अगर लोन नहीं दे पाए तो बाद में हम खरीद ही लेंगे, बाई कर लेंगे उसको, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या किया इसने, रोड बनाया, पोर्ट बनाया, एनर्जी बनाया और चाइना को एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाया। हाँ, हर जगह चाइना का इन्फ्लुएंस है। अगर पाकिस्तान में रोड बनाता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का भी अधिकार रखता है और पॉलिटिकल पावर भी इसको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। थैंक यू।